Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. Hope so you all are good and happy। और रमज़ान भी है, जो उसके 18 रोज़े जो हैं 18वां रोज़ा चल रहा है और ईद भी अब करीब है। आई थिंक आप लोगों ने जो है ईद की शॉपिंग कर ली होगी। हर चीज़ जो है वो हम बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ख़रीदते हैं। हमें बहुत खुशी होती है ईद की, और ईद पर जो हमें ईदी मिलती है उसकी तो खुशी सबसे अलग होती है। और फिर वो जो ईदी हम अपने पास रखते हैं और वो ख़ुद से ख़र्च करते हैं, उसका जो खुशी है, उसकी खुशी का जो लेवल है ना वो और ही होता है। क्योंकि साल में एक दफ़ा आती है ये ईद उल फ़ितर, तो बहुत मज़ा आता है। आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ भी लेते हैं। बातें तो हो गई हैं, दरमियान में भी हम बातें करते रहेंगे ताकि हम बोर ना हो। राइट, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा करना है, कौन सा चैप्टर करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन, मैंने इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी बुक कंप्लीट करवा दी है। लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 14। ठीक है, और एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है 14B। ठीक है, 14A मैंने आप लोगों को सारी कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को 14B करने से पहले हमें इसकी जो है थोड़ी सी पीछे से हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि ये जो एक्सरसाइज 14B है वो किससे रिलेटेड है, इसमें आपने क्या चीज़ें पढ़नी हैं। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर है पेज नंबर 216 पर हमारे पास है न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो हमें पता चलता है कि जैसे है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूँ। हमारे डेली का टेम्परेचर जो है वो हमें बताता है कि आज का जो वेदर है वो क्या ज़्यादा हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल डाटा है। और हमें ये पता चलता है कि जो सुपर मार्केट में हम आइटम्स ख़रीदने जाते हैं, दाल चावल चीनी घी, ये सारे हमें किस तरह पता चलते हैं? वैल्यू के हिसाब से, कि वो न्यूमेरिकल डाटा ही होता है ना कि ये 300 का, ये 400 का, ये 500 का। उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि ये ज़्यादा महंगी है, ये ज़्यादा सस्ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, न्यूमेरिकल डाटा इज़ द डाटा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर, जो कि किसके फॉर्म में हो? नंबर्स की फॉर्म में हो, और नॉट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट। मतलब आपको न्यूमेरिकल चीज़ में जो आपको पता चल जाती है कि उसको आप क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल डाटा। जैसे मैंने बताया कि आप सुपर मार्केट में जाते हो, आपको पता चलता है कि इन सब की प्राइसेस जो हैं वो किस में आपको बताई जाती है? न्यूमेरिकल डाटा में बताई जाती हैं। ठीक है, अब जो डाटा जो है वो हमारे पास दो तरह का होता है। ठीक है, डाटा किस तरह का होता है? हमारे पास दो तरह का होता है। डाटा कलेक्शन रेफर्स टू द मेथड यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अ पार्टिकुलर पर्पस। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा है। दो डाटा की टाइप्स है, एक क्वांटिटेटिव डाटा और एक क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है? जिसमें आप लोग जो है उसको मेजर कर सकते हैं कि ये इतना है। ठीक है, देखें यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा इज़ अ टाइप ऑफ डाटा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसको आप किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? न्यूमेरिकल डाटा या क्वांटिटेटिव डाटा, इसको किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन नंबर। और क्वांटिटेटिव डाटा की है दो टाइप्स। यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा किस में होता है? नंबर्स में होता है। आगे क्वांटिटेटिव डाटा की टू टाइप्स है, एक है डिस्क्रीट डाटा और एक है कॉन्टिन्यूस डाटा। ठीक है, डिस्क्रीट डाटा विच रिप्रेजेंट काउंटेबल आइटम्स, मतलब जिसमें को हम गिन सकते हैं। एंड कॉन्टिन्यूस डाटा विच हैज़ अनस्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ पॉसिबल मेजरमेंट। मतलब डिस्क्रीट डाटा को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होता है, और कंटिन्यूस डाटा को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास डिस्क्रीट डाटा। समझ आ रही है? हमने क्या है, डाटा की हमारे पास दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा। अभी हम क्वालिटेटिव डाटा को डिस्कस नहीं कर रहे, क्वांटिटेटिव को कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव के भी आगे दो हैं, एक डिस्क्रीट है और एक कॉन्टीन्यूस है। आप देखिए यहाँ पर डिस्क्रीट क्या है? Discrete data is a type of data that contains different values that it has clear difference between the values, जो कि हम गिन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्क्रीट डाटा की आपको एग्जांपल्स मिलेगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन स्कूल, नंबर ऑफ़ रन्स इन अ क्रिकेट सीरीज़। मतलब वो वाली चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट डाटा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा इज़ ऑपोजिट ऑफ डिस्क्रीट डाटा। वो डिस्क्रीट डाटा के क्या है? उलट है। इट
टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डाटा दैट इज़ अबाउट एक्यूरेसी एंड हैज़ अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ पॉसिबल मेजरमेंट। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल है द हाइट, वेट, लेंथ, टाइम, एज, टेम्परेचर एंड सो ऑन। अब देखिए हाइट जो है वो हर स्टूडेंट्स की जो है वो डिफरेंट होती है, बढ़ती भी रहती है, तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनको हम एक दफ़ा में गिन नहीं सकते, ये चलती रहती हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ विंड, हवा की जो स्पीड है। समझ आ गई है। आगे है अनग्रुप डाटा इज द डाटा दैट इज नॉट ग्रुप्ड इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। मतलब अनग्रुप डाटा ऐसा ही होता है, फैला हुआ, और ग्रुप्ड डाटा वो होता है जिसमें आप लोगों को पता हो कि इस मुल्क में इतने बंदे रहते हैं, इस मुल्क में इतने रहते हैं, तो वो ग्रुप की शक्ल में जिसको हमें देख के आसानी से समझ आ जाए। समझ आ गया ना यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास क्या है, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा को हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट इस तरीके से करना है ताकि देखने वाले को आसानी से समझ आ जाए। तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज़। अब ग्राफ जो है वो क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज़ को आपस में मिलाता है और हमें बताता है कि वो किस तरह ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब आपने देखा होगा क्रिकेट, आप मैच देखते हैं तो वहाँ पर जो है आपको ग्राफ के ज़रिए ही रन्स दिखाए जाते हैं। दोनों टीम का कंपैरिजन जब करते हैं वो ग्राफ के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो हमें बताता है कि जो डाटा है वो किस तरह ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हर चीज़ हमें ग्राफ के थ्रू आसानी से समझ आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला ग्राफ हमारे पास क्या है, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ है क्या है, पिक्चर्स हैव अ ग्रेटर विजुअल impact and leave a lasting impression on the mind of observer and also give a glance knows exactly what the object under consideration। अब यहाँ पर सिर्फ आप एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पर देखिए उन्होंने एग्जाम्पल लिखे, द गिवन ग्राफ शोज हाउ मैनी एप्पल्स चिल्ड्रन इन स्कूल ईट ड्यूरिंग रिसेस एवरीडे। मतलब बच्चे जो हैं हर रिसेस में कितने एप्पल्स खाते हैं। देखिए मंडे वाले दिन इतने, ट्यूसडे वाले दिन, और यहाँ पर 1 एप्पल जो है वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। देखिए यहाँ पर लिखे ईच एप्पल स्टैंड्स फॉर 100 एप्पल्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पिक्टोग्राफ से हमारे पास पता चल जाता है कि मंडे वाले दिन बच्चे जो है वो कितने एप्पल्स खाएंगे, 400 खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 404 एप्पल्स गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लाइन ग्राफ। यहाँ पर देखिए लाइन ग्राफ है। अ लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, ये डाटा है आपको किस चीज़ का दिया हुआ, इनकम इन 1000 और इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब ये जो आपके पास डाटा है, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, किससे रिप्रेजेंट, पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ, और हमने इसको किससे कनेक्ट किया हुआ, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के साथ। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ग्राफ हो गया, ये लाइन ग्राफ हो गया। देन है आपके पास बार ग्राफ। अब बार ग्राफ न्यूमेरिकल डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेक्टेंगल कॉल्ड बार्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ किस तरह होता है, बार ग्राफ की दो टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। ये आपके पास कौन सा है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, जिसमें आपने बार जो है वो इस तरह बनाने हैं, और आप लोग ये देखिएगा कि इनकी विड्थ जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, फिर है वर्टिकल बार ग्राफ, इसको हम कॉलम बार ग्राफ भी बोलते हैं। ये हमारे पास वर्टिकल है जो ऊपर की तरफ बनता है, और ये वाला है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, और ये वाला क्या है, वर्टिकल। राइट, आप लोग आसानी से देख ले, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है और ये कौन सा है, वर्टिकल बार ग्राफ। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, पाई चार्ट। ठीक है, ये स्टूडेंट से लास्ट में आ गई है ना बुक, तो ये मुश्किल हो रहा है इसको खोलना। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट जो होता है हमारे पास, अब पाई चार्ट इज़ अ डायग्राम, एक डायग्राम होती है डेट यूजेस सेक्टर ऑफ अ सर्कल टू डिस्प्ले डाटा। द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर शोइंग द पोर्शंस ऑफ टोटल ऑफ ईच टाइप। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, गेम्स हैं।
ठीक है। यहाँ पर क्या है, सर्कल में कितनी बताई हुई हैं, गेम्स बताई हुई हैं कि नेट बॉल इतने स्टूडेंट्स खेलते हैं, फुटबॉल इतने खेलते हैं, स्क्वैश इतने खेलते हैं, क्रिकेट 50 और टेनिस 40 हॉकी। ये आपके पास सर्कल में आपको पाई चार्ट है। पाई चार्ट किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल में, और इसमें सेक्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए। समझ आ गई है ना इसकी? बताएं मुझे। बस यहाँ तक हमारे पास सारे ग्राफ जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब जो है कि एक इवेंट जो है वो कितनी दफ़ा अकर हो सकता है। मतलब देखिए, प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। मतलब यहाँ पर आप ये देखें, फाइनल में जो है वो 6 स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। फाइनल में क्या है, 6 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें से एक बच्ची जो है वो क्या है, सारा है। वो कह रहे हैं सारा की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या हो जाए, जीत जाए। तो मतलब आपने किस तरह करना है, प्रोबेबिलिटी सारा कितनी है, 1 है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। ठीक है, जैसे हम फ्रैक्शन में करते हैं ना, फ्रैक्शन कैसे करते हैं, अगर आपके पास सर्कल में 4 क्या हो, स्क्वायर बने हो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ी, ये आपके पास सर्कल होता है और इसमें आपके पास क्या होता है, ये इस तरह आपके पास क्वाड्रेंट बने हो, ये 2 आपके पास फिल हो, तो इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 2/4। ठीक है, इसी तरह ही हमने प्रोबेबिलिटी कैसे बनानी है कि अगर एक बच्ची हम कहे जीतेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसका चांस क्या है, 1 का चांस है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 हैं, तो 1/6 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर एग्जांपल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स कार्ड्स। यहाँ पर 5 कार्ड हैं, वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द चांस ऑफ ड्राइंग 13। 13 का क्या, 13 कितने हैं, 13 कितनी दफ़ा आ रहा है, इसका एक ही चांस है ना, एक, और ये टोटल कितने हैं, 5। तो 1/5 को डिवाइड करेंगे 0.2, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना बन गया, 20%। तो ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही चुका होगा। देखिए, यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज 14B। ऑल बार्स इन अ मल्टीपल बार ग्राफ मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ। अब यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, मल्टीपल बार ग्राफ। हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, बार ग्राफ पढ़ा है। पीछे से देख लेते हैं मल्टीपल बार ग्राफ क्या होता है। तो देखिए, पेज नंबर 223 पर आपके पास क्या है, मल्टीपल बार ग्राफ है। अब ये बार ग्राफ जो है मीन्स आपके पास क्या है, ज़्यादा सा डाटा शो करता है। देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, उनके इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के और साइंस के क्या दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उनके नंबर दिए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास ये बार ग्राफ है, ये हमारे पास इनकी क्या है, विड्थ जो है वो सेम आ रही है। ठीक है, तो पहले वाले आपके, ठीक है, इसमें आपके पास क्या आएगा, ऑल बार्स इन अ मल्टीपल बार ग्राफ मस्ट बी ऑफ द सेम विड्थ। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, विड्थ। तो चलिए मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, मस्ट बी ऑफ द सेम विड्थ, 1 मिनट, विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ पाई चार्ट डाटा आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ सर्कल। ठीक है, पाई चार्ट किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारे पास सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है। इन अ पाई चार्ट नंबर ऑफ डाटा आइटम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ सेक्टर। ठीक है, उसमें हमारे पास डाटा किस में डिवाइड करते हैं, सेक्टर में करते हैं। ठीक है, ये सेक्टर लिखा है मैंने, राइट। The letters of word पाकिस्तान are placed in a bag. The probability of vowel being taken out। अभी आप लोगों को vowels का तो पता होगा, vowels कौन से होते हैं, A, E, I, O, U। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने vowels हैं, एक A, एक I और फिर A। ठीक है, कितने vowels बन गए आपके पास, 3। और टोटल पाकिस्तान में कितने वर्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3/8। क्या बनेगी, 3/8। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी डैट द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन इज
ठीक है। सम ऑफ टू इवन नंबर्स, दो इवन नंबर्स का जो सम है वो क्या होगा, इवन ही होगा। जैसे 4 में अगर 2 जमा करें 6 बनेगा, ठीक है। फिर अगर 6 में 8 जमा करें तो भी 14 बनेगा, जो कि क्या है, इवन है। द प्रोबेबिलिटी डैट द सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन इज 100%। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 100% हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? आप लोग मुझे कमेंट भी करके बताया करें ताकि मुझे पता चले कि वाकई में मेरे स्टूडेंट्स को मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही, ताकि मुझे हर चीज़ जो है वो क्लियरली पता चल जाए। क्योंकि जब तक आप लोग मुझे कुछ बताएंगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? कमेंट के थ्रू ही मुझे आप लोगों के जो व्यूज़ हैं, क्या है मेरे बारे में आप लोगों की राय, उसी से ही पता चलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। डिस्क्रीट डाटा इज इंफॉर्मेशन दैट इज़ अनकाउंटेबल। पहला क्या है, फॉल्स है, क्योंकि डिस्क्रीट डाटा में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम काउंट कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है और जो डिस्क्रीट होती है वो काउंटेबल होती है। तो पहली स्टेटमेंट जो हो गई हमारे पास वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, क्या है, फॉल्स है ये। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस डाटा विल चेंज ओवर टाइम। वेरी गुड। जो कॉन्टिन्यूस डाटा होती है वो हमारे पास टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जैसे एज हो गई, हाइट हो गई, वेट हो गया, ठीक है। टेम्परेचर जो है, इसके अलावा हवा की स्पीड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। ठीक है। इन अ मल्टीपल बार ग्राफ द स्पेस बिटवीन ईच पेयर ऑफ बार मस्ट हैव सेम विड्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमने ये देखे यहाँ पे लिखा हुआ ना, मस्ट हैव द सेम विड्थ। तो पीछे भी हमने पहली जो फिल इन द ब्लैक्स में, उसमें हमारे पास क्या था, सेम विड्थ लिखा था। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू है। द प्रोबेबिलिटी डैट द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट इज 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि जो सन है वो राइज का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब क्या होता है, उभरना। ठीक है, मतलब सूरज कहाँ से तुलू होता है, मशरिक से होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डैट द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट इज 1। ये क्या होगा, फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारे पास जो सन जो होता है वो कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन अ हेक्सागोनल स्पिनर नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आर मार्क्ड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एन इवन और ऑड नंबर इज 50% ईच। ठीक है, मतलब क्या है, इवन की और ऑड नंबर की क्या है, 50% है। कैसे, देखें, ऑड नंबर भी 1 3 और कितने हैं, 5, और इवन नंबर भी क्या है, 2 4 और 6, दोनों जो है इक्वल हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% होगी ईच की। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है आप लोगों को? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। फिर मैंने पीटीबी क्लास 6 की भी बुक स्टार्ट करनी है। ये बुक तो जो है मेरी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। ये 14 भी एक्सरसाइज रहती है और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। फिर मैंने क्लास 6 पीटीबी की बुक स्टार्ट करवानी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये बार ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सिटीज़ बताए हुए हैं और ये नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर द चैरिटी शो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ। ग्राफ जो है वो आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि जो चैरिटी टिकट्स की सोल्ड हुई हैं इन डिफरेंट सिटीज़। चैरिटी टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय द चैरिटी शो बाय डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सिटीज़। ये आप लोगों ने देख के लिख लेना है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है बेशक आप वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकती हो, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर चैरिटी शो इन डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर द चैरिटी शो इन डिफरेंट सिटीज़, बस आप ये लिख देंगे पहले का आंसर। ठीक हो गया। हाउ मैनी टिकट्स ऑफ द चैरिटी शो वर सोल्ड बाय द एजेंट्स इन टोटल। टोटल जो है उन्होंने कितनी टिकट जो है सोल्ड की हुई हैं। आपने क्या करना है, बहावलपुर में कितनी हुई हैं, 100, और कोयटा में ये कितनी हो गई, 30। ठीक है, 100 और 30, 130
130 में आपने क्या करना है, 90 को ऐड कर देना है, ठीक है। फिर 90 ऐड करेंगे, फिर इसमें कितने ऐड करेंगे, 50 ऐड करेंगे, और फिर इसमें 80 ऐड करेंगे। इन सबको मैं ऐड करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर आंसर हम निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इन सबको टोटल किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 350, ठीक है। तो मीन्स हमने यहाँ पर क्या लिखना है, हाउ मैनी टिकट्स सोल्ड फॉर द चैरिटी शो वर सोल्ड बाय द एजेंट्स इन टोटल। तो आपके पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, 350 आ जाएगा, ठीक है। इन विच सिटी वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा किस शहर में जो है टिकट सोल्ड हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या है, बहावलपुर। तो आपने यहाँ पर लिख देना है बहावलपुर, ठीक है। मैं यहाँ पर बहावलपुर खुद लिख लेना अच्छे से, बहावलपुर। इन विच सिटी वाज द मिनिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, सबसे कम किस में हुई है, कोयटा में। तो आपने यहाँ पर कोयटा लिख देना है, ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन बहावलपुर इज ट्वाइस, ठीक है, डेट ऑफ टिकट सोल्ड इन मुल्तान इज दिस ट्रू और फॉल्स। मतलब जो बहावलपुर की टिकट्स हैं वो किस सिटी से डबल हैं। अब देखिए ये कितनी है, 100 है ना, और ये मुल्तान में कितनी हो रही हैं, 50 आ रही हैं। 50 का डबल क्या होता है, 100। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू है। वो क्या कह रहे हैं, मुल्तान से डबल जो टिकट्स हैं वो किस में सोल्ड हुई हैं, बहावलपुर में हुई हैं। तो देखिए बार ग्राफ के थ्रू हमें कितनी आसानी से समझ में आ गया डाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली 1 एंड फैमिली 2 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द मल्टीपल बार ग्राफ, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास क्या है, 2 फैमिलीज हैं, ठीक है। ये फैमिली 1 जो है, ये फैमिली 1 जो है वो ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर से, और ये आपके पास बेज कलर में है, ये फैमिली 2 है। अब ठीक हो गया। यहाँ पर है एक्सपेंसेस इन 1000, मतलब देखिए फूड में इनके कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, ये 30, ठीक है। 30,000 जो है इनका खाने पे जा रहा है। और मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिलीज, और यहाँ पर उन्होंने क्या दिए हुए हैं, अखराजात दिए हुए हैं कि किस में कितने खर्चे होते हैं। व्हाट इज़ द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, ठीक है। तो आप ये बता दें मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिलीज, ठीक है। अब बस आपने ये लिख देना है व्हाट इज़ क्या ग्राफ में हमें क्या बता रहे हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिलीज। पहले का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम फॉर ईच फैमिली, हर फैमिली में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ क्या है। अब देखिए सबसे बड़ा ग्राफ क्या किस चीज़ का जा रहा है, सबसे बड़ा ग्राफ जो है वो किस चीज़ का जा रहा है, यहाँ पर क्या है, इसका फूड का 30,000, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, इसका इस फैमिली का फूड 30,000 है और इसका 25,000 है, और इसकी एजुकेशन 30,000 है और इसकी 25,000 है। तो किसका बार ग्राफ जो है सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है हर फैमिली के लिए। तो देखिए ये फैमिली 1 है ना हमारे पास ग्रीन कलर की, फैमिली 1 के लिए सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा है, फूड का। तो आपने लिख लेना है फैमिली 1, फैमिली जो है 1 के लिए क्या हो जाएगा, फूड, और फैमिली 2 के लिए क्या है, एजुकेशन। देखिए ये 2 वाली फैमिली है और फैमिली 2 के लिए क्या हो जाएगी, एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव आइटम फॉर ईच फैमिली, सबसे कम है ये MISC, इसका मतलब क्या होता है, मिसक्लीनियस, ठीक है। तो ये मिसक्लीनियस अखराजात कौन से होते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं, मीन जिनका कोई ख़ास, जैसे आपके पास क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा खर्चे आप समझ ले, उसको हम मिसक्लीनियस बोलते हैं। ऑन वट आइटम डू बोथ फैमिली स्पेंड द सेम अमाउंट, सबसे ज़्यादा सेम अमाउंट किस पे करती हैं। देखिए दोनों का ग्राफ किस पे एक जैसा आ रहा है, रेंट। तो आपने इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास रेंट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल मंथली इनकम फॉर ईच फैमिली, हर फैमिली की टोटल मंथली इनकम जो है वो क्या है, ठीक है। तो वो आप किस तरह करोगे, इन सारी चीज़ों को ऐड कर दोगे। किस तरह ऐड करोगे, ठीक है। सबसे पहले हम फैमिली 1 के जो हैं उसकी टोटली मंथली इनकम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, फैमिली 1 में फूड के पे कितने खर्च करते हैं, 30,000। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 30,000, ठीक है। नेक्स्ट एजुकेशन में कितने कर रहे हैं, वो 25, ठीक है, 25। फिर है आपके पास रेंट में कितने हो रहे हैं उनके, 20,000। फिर आ गया फ़ोन में उनके पास कितने जा रहे हैं, 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15,
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के कितने जा रहे हैं, 15 जा रहे हैं, 15,000। नेक्स्ट है मिसक्लीनियस के कितने जा रहे हैं आपके पास, 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 10,000। फिर है आपके पास सेविंग्स उनकी कितनी हो रही हैं, इसको आपने एग्जैक्टली देख लेना, 25,000। ठीक है, इन सबको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। चलिए मैं जल्दी से ऐड करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फैमिली 1 का जो है टोटल एक्सपेंस ये आया और फैमिली 2 का टोटल एक्सपेंस ये आया है। तो मैंने ये वाले किस तरह लिखे हैं, देखें। फूड का जो फैमिली 1 का है वो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, 30,000 है, यहाँ पर 1000 में गिवन है तो 30,000 में, और एजुकेशन है 25,000, रेंट है 20,000। इस तरह करके हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, फैमिली 1 के एक्सपेंस और फैमिली 2 के एक्सपेंस। ठीक है, फैमिली 1 के हैं 1,40,000 और फैमिली 2 के हैं 1,30,000। ठीक हो गया। यहाँ से आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो लिख देना। ये फैमिली 1 का है और ये क्या है, फैमिली 2 का है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। रीड द मल्टीपल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन गेम्स प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फुटबॉल है, ये जो लाइट ग्रीन कलर बॉयज़ का है और ये वाला कलर गर्ल्स का है। ठीक है, गर्ल्स, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं। व्हाट इज़ द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ गेम्स, नंबर ऑफ डिफरेंट गेम्स प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये आप लोगों ने क्या कर देना है, पहले का आंसर लिख देना है। विच गेम इज़ प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़, सबसे ज़्यादा किस बॉयज़ ने कौन सी गेम खेली है, देखिए ये बॉयज़ है तो सबसे ज़्यादा खेली है हॉकी, तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, हॉकी। विच गेम इज़ प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, तो सबसे ज़्यादा गर्ल्स ने कौन सी खेली है, देखिए ये क्या आ रही है, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, तो आपने यहाँ पर लिख देना है बैडमिंटन। विच गेम इज़ प्लेड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कौन सी गेम दोनों ने बराबर खेली है, तो यहाँ पर आपके पास देखिए कौन सी आ रही है, बैडमिंटन आ रही है सबसे एक जैसी, तो आपने यहाँ पर फिर बैडमिंटन लिख देना है। ठीक है, विच गेम इज़ प्लेड बाय 4 टाइम्स एज मैनी बॉयज़ एज गर्ल, देखें 4 गुना ज़्यादा कौन सी खेली है। अब ये देखिए फुटबॉल जो है वो यहाँ पर उन्होंने कितनी खेली है, गर्ल्स ने 20 और बॉयज़ ने खेली है 80, तो 20 का अगर आप 4 दफ़ा करें, 20, 40, 60, 80, तो वो उसके 4 गुना बनती है कौन सी गेम, फुटबॉल। फुटबॉल जो है वो लड़कों ने लड़कियों से 4 गुना ज़्यादा खेली है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फुटबॉल। हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले हॉकी इन टोटल, हॉकी जो है टोटल उन्होंने कितनी खेली है, देखिए हॉकी के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ये आगे 90 और गर्ल्स कितनी हो गई 50, 90 में 50 ऐड करेंगे कितने बन जाएंगे 140 जो है वो टोटल ने खेली है, क्या खेली है, हॉकी, बॉयज़ एंड गर्ल्स ने मिलकर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लिए हमारे पास 5 क्वेश्चन ही बहुत हैं, क्योंकि आगे नेक्स्ट करवाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी थक जाएं। मैं चाहती हूँ अगर हम पढ़े तो इंजॉय के साथ पढ़े, हम इंजॉय भी करें साथ साथ, ताकि हमें मज़ा भी आए पढ़ने में। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ से हम थक जाएँ, हमारे ऊपर बोझ बन जाए। तो इसलिए हर चीज़ को रिलैक्स होकर किया करें कि हाँ हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, राइट। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।